गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSTC फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंटल स्टडी एंड टीचिंग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं हमारी यूनिट 4 में जो अधिगम योजना निर्माण जो हमने कल प्रारंभ किया था कि अधिगम की योजना एक पाठ्य योजना का निर्माण होना क्यों अनिवार्य, क्यों कि इसकी क्या उपयोगिता है। आज हम देखने वाले हैं कि इसका अधिगम योजना कैसे बनाई जाती है, योजना क्या है। तो अधिगम योजना, क्योंकि जो अधिगम की जो योजनाएं हैं एक तो सामान्य रूप से होती हैं कि भाई जो एक सामान्य जो पाठ्य योजना है उसका निर्माण किया जाता है और एक गतिविधि आधारित पाठ्य योजना होती है। गतिविधि आधारित पाठ्य योजना जिसके अंतर्गत कोई न कोई क्रियात्मक कार्य बालकों से करवाया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए व्याख्या के माध्यम से अगर हम किसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं तो मनोविज्ञान ये मानता है कि बालक ध्यान केंद्रित केवल 5 मिनट से ज़्यादा अधिक देर नहीं रख सकता। ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि बालक को व्याख्या के माध्यम से पढ़ाने की बजाय उसके ध्यान को 10 मिनट 15 मिनट तक कंसंट्रेट रखने के लिए, नियंत्रित ध्यान को केंद्रित रखने के लिए अनिवार्य है कि कोई ऐसा कार्य करने को दिया जाए जिसको कि बालक रुचिपूर्वक करे, और वह गतिविधि आधारित व्यवस्थाएं ही हैं जो बालक को सीखने का सहयोग प्रदान करती है। अमूमन पाठ्य योजना का जो एक प्रारूप है, योजना के जब प्रारूप की हम बात करते हैं तो उसमें पाठ्य योजना के निर्माण में सबसे पहले तो उसका योजना का शीर्षक, सबसे पहले हम योजना का शीर्षक, क्योंकि पाठ्य योजना का निर्माण करते समय एक निश्चित एक सही प्रारूप या सटीक प्रारूप का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे इसमें होती है वह है योजना का शीर्षक, कि क्या कौन सी योजना हम बना रहे हैं। ये टॉपिक प्रकरण का होना अनिवार्य है जिसे कि हम प्रकरण कहते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है वह उद्देश्य। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए पाठ्य योजना जो है हमारी वो उद्देश्य आधारित होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आज जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं उससे क्या चीज़ बालकों को स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं ये आज लेकर आई हूँ कि पाठ्य योजना क्या है। अब पाठ्य योजना का प्रारूप, तो प्रारूप में मेरा उद्देश्य है कि आपको पाठ्य योजना किस स्टेप में बनाई जाए वो स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए। तो वही इसी उद्देश्य से मैं आज इस चीज़ प्रकरण को या इस टॉपिक को आपको बताने हैं। तो उसका इसी उद्देश्य, तो किसी भी पाठ्य योजना का जो उद्देश्य शिक्षण कार्य तभी सफल होगा जब वो किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होगा या उसके उद्देश्य निर्धारित होने अनिवार्य। हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, यानी कि प्रकरण, विषय वस्तु हमारी तय हो गई कि हमको क्या पढ़ाना है, प्रकरण तय हो गया, तो उसके बाद हम उसका उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम जो प्रकरण हम ले रहे हैं इसमें कौन कौन सी ऐसे कार्य हैं जो बालक को सीख ले रहे हैं या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाना चाहिए। दूसरा आता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना, क्योंकि मनोविज्ञान में कहता है कि बालक को पूर्व से नवीन ज्ञान के क्रम जोड़ा जाना चाहिए, तो प्रस्तावना बालक के इसी क्रम को निर्धारित करती है, उसको पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर लेकर जाती है। दूसरा आता है गतिविधि आधारित प्रस्तुतिकरण। गतिविधि आधारित प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि हम गतिविधि आधारित पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं, तो अब उसमें जो प्रेजेंटेशन है उसकी पूरी रूपरेखा हम तैयार करते हैं कि किस तरह से बालक को हम कौन से स्टेप से कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रारूप के आधार पर हम एक पूरी स्टेप बाय स्टेप योजना का निर्माण करते हैं कि किस तरह से कार्य बालक से करवाए जाएंगे। फिर बाद में
यहाँ पर ये गतिविधि आधारित, इसको बिल्कुल स्पष्ट कैसे लिखेंगे, स्वयं, बालक के द्वारा और समूह में। ये एक एक स्टेप हम बहुत स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि स्वयं बालक क्या कार्य करेगा और समूह में मिलकर बालक कौन सा कार्य करेगा। फिर बाद में है समेकित। समेकन यानी कि जो भी गतिविधि हमने की है, जो भी कार्य बालक से करवाए हैं और जो कार्य किया है, उसका एक समेकित रिपोर्ट एक जो है उसकी हमें तैयार करनी होती है कि आज जो कार्य किया गया इसमें क्या परिणाम रहा और किस तरह से उस कार्य को पूर्ण किया और क्या निष्कर्ष निकल कर आए। एक समेकित जो है विवरण हमें तैयार करना होता है। तो यहाँ पर हम इसी प्रारूप के अंदर एक पाठ योजना का निर्माण करते हैं। अब कक्षा के भीतर जो है पाठ योजना की जहाँ तक बात आती है कि कक्षा के भीतर आप किस तरह से कार्य करेंगे, है ना। कक्षा के भीतर अधिगम निर्माण। कक्षा के भीतर अधिगम निर्माण किस तरह से किया जाएगा, इस चीज को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। अब इसको जो हम देखेंगे कि कक्षा के भीतर अधिगम किस तरह से निर्मित किया जाता है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। वो उदाहरण हम लेते हैं रोशनी कसाड़। रोशनी कसाड़ का है, जिन्होंने गुजरात के पाटन शहर के आसपास के 5 विद्यालयों को उन्होंने लिया था। इसको हम इस तरह से समझेंगे, उन्होंने 5 विद्यालय के, रोशनी कसाड़ ने ये एक स्कॉलर थी और उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य को उपयोग में लिया था। अब इन्होंने जो योजना निर्मित की थी, इनकी जो वो योजना थी वो किस पर आधारित थी कि वही प्रस्तावना और इन उद्देश्य और प्रस्तावना के बाद में जो उनका प्रारूप था उसमें उन्होंने जैसे स्वयं के द्वारा गतिविधि से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो, फिर इसका निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण, इस तरह से उन्होंने 3 भागों में किया। अब यहाँ पर बालक ने किस तरह से कौन कौन सी गतिविधियां बालक खुद करेगा और किस तरह के, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए उसे प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं, तो यहाँ पर वह उस गतिविधि से आधारित प्रश्न और प्रश्नों के उत्तरों का उनको उत्तर देगा। उसके बाद में यहाँ पर समूह, जब बालक अपना कार्य पूर्ण कर लेगा तब सामूहिक गतिविधि का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर बालक समूह में जो क्रिया यहाँ करिए उसको वो यहाँ पर चर्चा करेगा, उसका निरीक्षण स्वयं के द्वारा, निरीक्षक जो अध्यापक है उसके द्वारा क्या होगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा कि क्या किस तरह से निरीक्षण किया जाएगा। इस तरह से पूरी योजना का निर्माण किया जाएगा। जैसे रोशनी कसाड़ ने है अलग अलग स्तर पर, जैसे कक्षा 8 के बालकों को है कि कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व या लवण हैं जो कि पानी में मतलब कि घुलते हैं और कौन से नहीं घुलते हैं। एक यहाँ पर बालक को लिस्ट देके समझाने की अपेक्षा बालक को स्वयं उसके बारे में खोजने का अवसर दिया जाए। अब बालक को सिर्फ इतना कि आपके जैसे आपके दैनिक जीवन में आपकी रसोई में बहुत सारे ऐसे लवण तत्व हैं जो कि आप काम में लेते हो और वो इसमें स्पष्ट हो इनका आप निरीक्षण कर सकते हो। अब बालक पहले तो उनकी स्वयं में क्या करेगा कि कौन कौन से ऐसे घर में और रसोई घर में कौन कौन से, रसोई घर को ही हम उन्होंने टारगेट किया और रसोई घर में उपयोग में आने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाने को बालकों को कहा। अब बालकों ने उसकी लिस्ट बनाई स्वयं ने और फिर उसका निरीक्षण किया। अब उसका प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद उसने निरीक्षण किया कि भाई कौन सी चीज़ घुली कौन सी नहीं घुली, उसने अपने प्रश्न किए और अपने प्रश्नों का उत्तर दिया।
फिर बाद में समूह में चर्चा की गई कि किस तरह से कार्य को किया गया और क्या परिणाम सामने आया। निरीक्षक ने बालकों के कार्य को निरीक्षण किया, यहाँ पर केवल उन्होंने निरीक्षण किया और बालक के कार्य को दिशा निर्देश प्रदान किया, इससे अतिरिक्त उन्होंने और कोई कार्य नहीं किया। दूसरा उनका प्रयोग था कि वो कक्षा 2 के बच्चों के लिए, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए थे वो 5 दिन अलग अलग विद्यालयों में जाकर शिक्षण कार्य किया और 1 दिन उन्होंने अपनी तैयारी के लिए छोड़ा था। तो जब दूसरी दिन जब कक्षा 2 के बच्चों के लिए गई, उस एग्जाम्पल को हमारे सामने रखा कि जैसे वो बच्चों के आसपास की प्राकृतिक वातावरण की बालकों को शिक्षा प्रदान कर रही थी। तो उसमें उन्होंने कि विभिन्न पशु पक्षी और उनके बच्चों के बारे में वो समझाना चाहती थी। तो यहाँ पर बच्चों ने बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, गाय के बच्चे, इन सबको उन्होंने देखा हुआ होता है, यहाँ तक कि चिड़िया के बच्चों को भी उन्होंने देखा होता है। इसी दौरान वो जब विद्यालय की तरफ आ रही थी, कक्षा के बाहर जब वो शिक्षण कार्य कर रही थी कक्षा में, तो बाहर उन्हें मोरनी और मोरनी के साथ में उसके बच्चे नजर आए। तो उन्होंने बच्चों, अब कक्षा के बच्चों को उन मोरनी के बच्चों को देखने के लिए कहा, क्योंकि वही टॉपिक उनका वो चल रहा था। तो बच्चों ने उत्सुकता से मोरनी के बच्चों के लिए वो देखने के लिए पहुंचे, लेकिन बच्चों की आवाज़ से वो बच्चे छुप गए, तो उस रोज़ उनको नज़र नहीं आए। लेकिन दूसरे दिन जब वो उनको निर्देश दिया गया कि अगर आप आवाज़ करोगे, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे, छोटे बच्चे, तो यहाँ उनको ये चीज़ स्पष्ट की गई कि अगर आप आवाज़ करोगे तो आप इन बच्चों को दोबारा नहीं देख पाओगे। तो बच्चे सीख गए कि अगर हमें बच्चों को देखना है, उनके बच्चों से प्यार करना है, तो हमें एकदम शांत रहना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम आपका नुकसान नहीं पहुँचे। फिर बच्चों को, उन मोरनी के बच्चों को उन्होंने देखा और फिर बाद में, क्योंकि एक बार देखा तो अब सब बच्चों के लिए उत्सुकता हो गई कि ये बढ़ते कैसे। धीरे 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 वो बच्चे बड़े होने लगे और एक बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न थे कि मोरनी मोर की तरह सुंदर क्यों नहीं होती, उनके बच्चे मोरनी की तरह, मोर की तरह सुंदर क्यों नहीं हैं, इनके पंख क्यों नहीं हैं। तो वो चीज़ बच्चों के लिए उत्सुकतापूर्वक थी और धीरे धीरे वो चीज़ बालकों की समझ में आने लगी कि बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके पंख आने प्रारंभ होते हैं और जैसे वयस्क होता है तो उसके पूरे पंख आ जाते हैं। जो नर जाति का होता है उसके पंख आ जाते हैं और जो मादा जाति की होती है उसके पंख नहीं आते हैं। ये चीज़ वो समझे कि लड़के होते हैं तो उनके पंख आते हैं, जो लड़की होती है उनके पंख नहीं आते। इस चीज़ को बालकों ने समझा, यानी कि स्वयं निरीक्षण किया और उस चीज़ को उन्होंने सीखा। यही उन्होंने एक प्रयोग और दिया था बच्चों को कि मिट्टी के अलग अलग जो नमूने, कौन सी मिट्टी पानी सोखती है और कौन सी मिट्टी पानी नहीं सोखती है। तो बच्चों को ये चीज़ सिर्फ इतनी सी गाइड की थी कि कहीं पर मिट्टी पानी सोखती है और कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो पानी नहीं सोखती, अर्थात मिट्टी के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बच्चों को वो कार्य सौंपा गया, बच्चों को कहा गया कि आप अलग अलग नमूने इकट्ठे करके लाना। बच्चे अलग अलग नमूने इकट्ठे करके लाए और उनको एक ट्रे के अंदर सजाया गया, हर एक को एक ट्रे के अंदर सजाया गया। तो पहली चीज़ तो बच्चे वस्तुओं को खोजना सीखे, दूसरी चीज़ उनकी भिन्नता को खुद समझे और तीसरी चीज़ प्रयोग करना, यानी कि स्वयं करके सीखने की जो प्रवृत्ति थी उसका विकास उनमें हुआ। और अब उन्होंने उन मिट्टी के अंदर पानी डालकर प्रयोग करना प्रारंभ किया और खुद रीडिंग करके तय किया कि कौन सी मिट्टी पानी अधिक सोखती है और कौन सी मिट्टी पानी नहीं सोखती। इस तरह से उन्होंने एक पाठ योजना, जो प्रयोग गतिविधि आधारित योजनाओं के उन्होंने उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, जो कि एक अध्यापक विद्यालय में आयोजित करके और बच्चों के शिक्षण कार्य में भागीदारी कर सकता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी आधार पर आपको प्रश्न रहेगा कि गतिविधि आधारित पाठ योजना का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। गतिविधि आधारित पाठ योजना का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें।
घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, मास्क डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।